ओके, हाय एवरीवन। हाँ, चैप्टर नंबर 2 है हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स का, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले ऑब्वियसली इसका इंट्रोडक्शन इतना मैटर नहीं करता, हम आ जाते हैं हमारे पास इस टॉपिक पे। ठीक है, इनिशियली ये माना जाता था कि मतलब ऑब्वियसली एक हाइपोथेसिस दी गई थी कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अभी इसके अंदर अपन देख लेंगे। और फिर बाद में ये रिजेक्ट क्यों हुई थी, इसका रिजेक्शन, क्योंकि हमें पता है ना उसके अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। लेकिन शुरुआत में पता नहीं था कि क्या क्या होते हैं, तो तब ये वाली जो है हाइपोथेसिस ये दी गई थी। तो सबसे पहले ये देखिए, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। अब कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लिए देखिए कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है जिसकी द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर उसका कितना है, ए है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, जेड है। ठीक है, मास नंबर ए हो गया और एटॉमिक नंबर जेड हो गया। तो ऐसे जो न्यूक्लियस होगा उसका जो मास होगा वो कितना माना जाएगा, कैपिटल ए, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट में। और उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, जेड ई चार्ज होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस ई। तो अगर जेड एटॉमिक नंबर तो जेड प्रोटॉन होने चाहिए, तो उस पर जेड ई चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए कि इस हाइपोथेसिस के हिसाब से अगर उसका द्रव्यमान यानी उसका मास ए एएमयू होना चाहिए, तो उसके लिए उसमें कितने प्रोटॉन होने चाहिए, ए प्रोटॉन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उसमें ए प्रोटॉन हुए, ए प्रोटॉन अगर उसमें हुए तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा। अगर ए प्रोटॉन होंगे, एक का चार्ज ई होगा, तो प्रोटॉन का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ए ई। लेकिन हमें पता है कि न्यूक्लियस का चार्ज कितना होना चाहिए, जेड ई होना चाहिए, ए ई नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हम उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, और वो कितने डालेंगे ये देखिए। जबकि नाभिक का चार्ज कितना होता है, जेड ई होता है। तो सही आवेश यानी उसका चार्ज जो है वो रियल में गेन करने के लिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए इन्होंने, ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन डाल दिए। उससे हुआ क्या, अगर ए प्रोटॉन होंगे तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का ए ई। और अगर ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा, ए माइनस जेड इंटू माइनस ई। आप इन दोनों को टोटल करें, टोटल करेंगे तो ए ई से ए ई कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास चार्ज कितना आ जाएगा, जेड ई, जो कि न्यूक्लियस के पास चार्ज होना चाहिए। तो यानी कि इस हाइपोथेसिस के हिसाब से अगर कोई न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर आपके पास हमारे ए है, तो उसमें ए प्रोटॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इस हाइपोथेसिस के हिसाब से एक न्यूक्लियस में ए प्रोटॉन और ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और इस नाभिक के चारों तरफ जेड इलेक्ट्रॉन चक्कर भी लगाते हैं। जेड इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगाते हैं, ताकि वो आपके पास न्यूट्रल हो जाए, टोटल जो है ना एटम न्यूट्रल बन जाए। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, हीलियम और नाइट्रोजन का देखते हैं। हीलियम का मास नंबर ए हमें पता है 4 होता है और Z2 होता है। तो इस हाइपोथेसिस के हिसाब से न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें पता है ए प्रोटॉन होने चाहिए, और ए कितना है, 4 है, तो 4 प्रोटॉन होंगे। और ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ए माइनस जेड, ए कितना है 4 माइनस जेड कितना है 2, कितना आ रहा है 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जेड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर भी लगाएंगे। इसी तरह से नाइट्रोजन का देखिए, A14 होता है, Z7 होता है, तो 14 प्रोटॉन हो जाएंगे, और 14 माइनस 7 कितना होता है, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यूरेनियम का भी निकाल लो। ठीक है, अब ये हाइपोथेसिस दे दी, रिजेक्ट क्यों हुई थी ये, क्योंकि एक तो ये अल्फा बीटा के इमिशन को नहीं समझा, सॉरी, जो अल्फा बीटा है उन पार्टिकल के डीके को तो ये समझा पाई थी। ये हम जब रेडियो एक्टिविटी के अंदर देखेंगे तब हम अल्फा डीके और बीटा डीके के बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना मान लीजिए कि अल्फा डीके और बीटा डीके को तो ये हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो बीटा पार्टिकल होता है वो और कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो अगर किसी नाभिक से बीटा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, और ये हाइपोथेसिस ये मानती थी कि अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो अगर अंदर कोई चीज है और वो बाहर आ रही है, तो ऑब्वियसली हमें बहुत आसानी से यकीन हो जाएगा कि ठीक है, इसका मतलब नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ये बीटा डीके को बहुत अच्छे से समझाया गया था। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है ना, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन मानना, इन्होंने नाभिक में इलेक्ट्रॉन माना है, तो अगर माना है तो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं।
इसी तरह से जो अल्फा पार्टिकल होता है वो होता क्या है, हीलियम है न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉनों का पार्टिकल माना जा सकता है, जबकि ऐसा होता नहीं है रियल में ना, वो प्योर हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो कुछ चीजों को तो समझाने में सफल रही थी, लेकिन ये रिजेक्ट क्यों हुई, तो हम अब वो टॉपिक देखेंगे जिन्हें ये समझा नहीं पाई थी। पहला तो ये है कि किसी न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, उसको ये बिल्कुल सही नहीं समझाती है। तो इसका रीजन देखते हैं क्यों। तो हमें कोई न्यूक्लियस होता है ना, उसमें उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग होता है। और क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ाई है कि उसका जो z कंपोनेंट होता है, जैसे l का z हमें पता है ना, l होता है और एक z कंपोनेंट होता है। तो यहाँ हम कोणीय संवेग को j से रिप्रेजेंट करते हैं, तो j और उसका z कंपोनेंट कितना हो जाएगा, jz होता है। और आपको पता ही है कि जो jz होता है उसकी वैल्यू हम कितने लेते हैं, mj इंटू h क्रॉस लेते हैं। तो h क्रॉस का मतलब कितना हो जाएगा, h/2 जो यहाँ लिखा हुआ है, और इस mj की बजाय इन्होंने कैपिटल j ले लिया, जिसकी वैल्यू वही है जितनी हम मानते हैं। ठीक है, जे जो होता है वो वही रोल प्ले कर रही है जो एमजे करता है, बस एमजे को रिप्रेजेंट कैपिटल जे से कर दिया है। तो ये जो जे होता है इसकी वैल्यू हम देखते हैं। अगर जो न्यूक्लियस, ये देखा गया है ना प्रयोगों से, किससे, एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है कि जिन न्यूक्लियाई में यानी जिन नाभिकों में जो ए होता है वो इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है, उनके लिए जे की जो वैल्यू आती है वो 0 या फिर इंटीजर आती है। अब ये 0 इंटीजर क्यों आती है, ये हम शेल मॉडल में हम लोगों ने देखा था क्या, मैंने न्यूक्लियर शेल मॉडल आई डोंट रिमेम्बर कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने शेल मॉडल आपको बताया होगा या नहीं बताया होगा। तो जिनके लिए, हाँ शायद मैंने बताया था, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर वो इवन नंबर है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो उनकी पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग होने की वजह से हमारे पास या तो 0 ही आएगा, लास्ट में जो अनपेयर्ड पार्टिकल्स होंगे उनका ऑपोजिट वो होगा तो 0 आ जाएगा, और एक वो जिस भी लेवल में होते हैं उसके हिसाब से हम उनका जे निकालते हैं। यस यस आई रिमेम्बर, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो ये देखा गया है कि एक्सपेरिमेंट से जिनके लिए ए की वैल्यू इवन नंबर है उनके लिए जे का मान या तो 0 आएगा या तो इंटीजर आएगा, यानी ये या तो 0 होगा या h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जैसे 0 1h क्रॉस 2h क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ये कितना होना चाहिए, mj क्रॉस है ना, mj की वैल्यू या तो 0 1 2 कुछ भी हो सकती है, कब, जब a की वैल्यू इवन नंबर हो। तो अगर ऑड हुआ तो क्या स्थिति होगी, तो देखो अगर मान लीजिए a की वैल्यू ऑड है, अगर ऑड है तो जो j आता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, ऑड हाफ इंटीजर। हाफ इंटीजर का मतलब 1/2 h क्रॉस 3/2 5/2 7/2 एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन का नाभिक लेते हैं अपन, है ना, नाइट्रोजन के लिए a की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। अब 14 क्या है हमारे पास, इवन नंबर है, तो इसलिए इसका जो j होता है वो क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। और अगर एक्सपेरिमेंट से देखा जाता है तो एक्सपेरिमेंट से भी नाइट्रोजन के लिए जे की वैल्यू 1 मिलती है, लेकिन जो हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस मानी है, अगर उससे कैलकुलेशन की जाए तो क्या हमें जे की वैल्यू 1 मिलती है या नहीं मिलती है, देख लेते हैं। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के हिसाब से अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर नाइट्रोजन है तो उसके अंदर 14 प्रोटॉन होंगे और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसी स्थिति में हमारे पास प्रोटॉन जो है ये तो इवन नंबर है, और इवन नंबर होने की वजह से दो दो प्रोटॉन करके आपस में पेयरिंग हो जाएगी, और पेयर वाले जो प्रोटॉन होंगे वो एक दूसरे का एंगुलर मोमेंटम कैंसिल आउट कर देंगे। जो 14 प्रोटॉन है ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो क्योंकि इवन नंबर है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और एक सिंगल पार्टिकल, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, उसका जो जे होता है वो 1/2 का ही इंटीग्रल, 1/2 का मल्टीपल ही होगा। तो ये देखो 14 प्रोटॉन सम संख्या होने की वजह से इनका तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर कैंसिल आउट होता है तो 0, अदरवाइज शेल में जैसे जैसे भरोगे इंटीजर ही होगा, है ना। तो 14 प्रोटॉनों का योगदान h/2 का पूर्ण गुणांक होगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अगर प्रत्येक का हम प्लस माइनस हाफ भी माने तो 7 ऑड नंबर होने की वजह से लास्ट में जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें h/2 का क्या मिलेगा, हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, यानी 1/2 या फिर 3/2 या फिर 5/2 मिलेगा। इसका मतलब जब ऐड करेंगे तो 14 प्रोटॉन की वजह से तो हमारे पास इवन नंबर आएगा, और 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑड नंबर आएगा, और इवन और ऑड को टोटल करते हैं तो ऑड आता है, यानी कि जे की जो वैल्यू है वो ऑड आनी चाहिए। हमारे पास कितना होना चाहिए, 1/2 का फैक्टर आना चाहिए उसमें। अगर 1/2 का आपके पास फैक्टर आता है, यानी कि या तो 1/2 होगा या 3/2 होगा, तो जबकि एक्चुअल में कितना मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है, जबकि ये 1 से मैच नहीं हुआ, इसका मतलब जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस है वो क्या हो गई, गलत हो गई।
ठीक है। अब ये इन्होंने दूसरे एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया कि ये इसको नहीं समझा पाया। सेकंड, इसका फेल्योर कैसे हुआ कि जो न्यूक्लियस है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू मैच नहीं होती। उसका रीजन है नाइट्रोजन को ही ले लो। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि बोर मैग्नेटोन, हमने ईएमटी वाले पेपर में बोर मैग्नेटोन के बारे में पढ़ा है। मतलब वैसे भी हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है और प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, और ये जनरली हमेशा इलेक्ट्रॉन का, इसका फॉर्मूला हमने फर्स्ट ईयर के ईएमटी वाले पेपर में पढ़ा है। आप लोग बीएससी पार्ट 1 का सिलेबस को पूरा करके आए हैं तो आपने देखा होगा म्यू का फॉर्मूला होता है EH×2m। H क्रॉस की वैल्यू रखोगे H/2 पाई, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन का लेना है तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और प्रोटॉन का लेना है तो मास ऑफ प्रोटॉन आ जाता है, और न्यूट्रॉन का लेना है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन ये वैल्यू देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू आती है, क्योंकि ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हम जानते हैं कि प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के कितना गुना ज्यादा होता है, 1836 गुना। इसका ये मतलब है कि किसका मास ज्यादा हुआ, प्रोटॉन का ज्यादा हुआ। अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसका मास ज्यादा होगा, देखो प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के अगर 1836 टाइम्स है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का कितना होगा, 1/1836 टाइम्स होगा, क्योंकि हमें पता है म्यू जो होता है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के हिसाब से नाइट्रोजन का ही देख लो तो 14 एमपी है और 7 एमई है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है और 14 प्रोटॉन्स है। तो अगर इन 14 प्रोटॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट भी हम देखें तो, क्योंकि हमें पता है देखो जो प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का 1/1836 टाइम्स है, तो कह सकते हैं कि म्यू पी की जो वैल्यू है वो म्यू ई से बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो ये जो प्रोटॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका ऑर्डर किसके ऑर्डर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर का होना चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर का नहीं होता है, वो म्यू पी के ऑर्डर का होता है, और हमारे हिसाब से वो किसके ऑर्डर का होना चाहिए, म्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा है। तो ये इस तरह से यहाँ से इसका मतलब, और अगर वो म्यू पी के ऑर्डर का है इसका मतलब नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आ गया तो चाहे जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो सब पे भारी पड़ जाएगा, बट ऐसा होता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि म्यू ई की वैल्यू ये होती है, और जो प्रोटॉन होता है उसकी वैल्यू आपके पास ये रही, प्रोटॉन की वैल्यू ये होती है जो म्यू बी से लगभग 1/1836 गुना कम है। तो अगर न्यूक्लियस की जो रचना है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के हिसाब से होती है, तो अगर विषम संख्या में कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्वियसली म्यू बी, इन्होंने म्यू बी बोला है ना, उसको म्यू बी बोला है, जूल पर टेस्ला के ऑर्डर का होना चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि वो म्यू पी यानी कि म्यू एन के ऑर्डर का होता है। तो इसके हिसाब से हमारे पास इसकी वैल्यू कम आना चाहिए, तो ये अस्वीकार्य है। ओके, रीजन मैंने आपको बता दी है। तीसरा इसका फेल होने का रीजन है कि अनिश्चितता जो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था उसके हिसाब से भी नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। कैसे, देखिए ये रहा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स की वैल्यू h×2 से ज्यादा होनी चाहिए, h×2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि इसको लगभग h×2 से बस कुछ भी ज्यादा रखना है। तो अगर मैं h× मान लू तो h× की वैल्यू क्या होती है, h×2 से तो ज्यादा ही है, तो ये भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करेगा, करेक्ट। अब क्या करना है ये देखिए, अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, किसमें, नाभिक के अंदर प्रेजेंट है। अगर वो उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसकी जो पोजीशन होगी, पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी होती होगी वो नाभिक के आकार की होगी। क्यों भाई, क्योंकि देखो पोजीशन का ये डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स उस रेंज को बताता है जिस रेंज में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, और अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर और यहां तक घूम सकता है, तो ये इसके डायमीटर के ऑर्डर का हो जाएगा। और एक न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो लगभग कितना होता है, 10⁻⁻14 मीटर मान लेते हैं।
तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर 10⁻⁻14 मीटर मानो तो डेल्टा पी एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले से कितनी आएगी, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए डेल्टा पी निकाला हुआ है एच क्रॉस अपॉन डेल्टा एक्स, और ये निकाल दिया। एच क्रॉस जो है उसकी वैल्यू मतलब उसका केवल ऑर्डर लिया है, 10⁻⁻34 होता है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू में, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है 10⁻20, है ना। किसमें, मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 10⁻20। अब देखो आपके पास डेल्टा पी की वैल्यू आई है 10⁻20। अब हमें इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होता है वो इस डेल्टा पी से ज्यादा ही होता है, क्योंकि जो डेल्टा पी होता है वो कितना होता है, देखो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल मान लो, है ना। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो होता है हमारा डेल्टा पी, और ये कितना होता है -20। तो ऐसी स्थिति में आपके पास अगर इन दोनों में से मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ मैं ना, किसी एक को जीरो कर भी दो, यानी पी फाइनल, अगर पी इनिशियल जीरो भी हुआ तो पी फाइनल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा पी। पी फाइनल जीरो हो रहा है तो पी, कुल मिला के उसका जो मोमेंटम है वो कम से कम उसके डेल्टा पी से तो ज्यादा ही होना चाहिए। कम से कम किसके बराबर होगा, डेल्टा पी के बराबर होगा, यानी पी की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि अनिश्चितता का मतलब क्या होता है, अनिश्चितता का मतलब होता है फाइनल और इनिशियल वैल्यू में डिफरेंस। डिफरेंस कोई चीज, इसका मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम से कम उसके डिफरेंस के बराबर तो आनी चाहिए। उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम से कम उसके डिफरेंस के बराबर तो आनी ही चाहिए। तो अगर हम p की वैल्यू डिफरेंस के बराबर भी ले लेते हैं तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, 10⁻20। तो ये रहा p की वैल्यू 10⁻20। अब हमें p मिल चुका है, हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला पता है। E का फॉर्मूला आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर पढ़ा होगा। E की वैल्यू होती है p² c² प्लस m² c⁻⁴, जहां m क्या है, रेस्ट मास है। तो c² में c की वैल्यू यानी लाइट की स्पीड, p हमने अभी भी निकाला है उसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है 9 × 10⁻31 और c लाइट की स्पीड, ये वैल्यू रखो, सोल्व करो। इसको सोल्व करने से ये वैल्यू आपके पास आती है MeV में 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके हिसाब से अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 20 MeV। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर निकला है, तो उसकी जो एनर्जी मिली है वो मैक्सिमम आज तक कितनी मिली है, 4 MeV, यानी कि 4 MeV से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती ही नहीं है। जबकि अगर नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए, जबकि वो होती कितनी है, 4 है। इसका मतलब गलत है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं है। तो ये तीसरा रीजन था जो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस गलत है। इसके अलावा कुछ और भी इसके रीजन है, जिसमें से ये पहला नंबर का देखिए, 3 तो हम पढ़ चुके हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा देखिए। इसके हिसाब से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के हिसाब से अगर नाइट्रोजन में देखा जाए तो उसमें 14 प्रोटॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्मियोन, क्योंकि प्रोटॉन भी फर्मियोन होता है और इलेक्ट्रॉन भी फर्मियोन होता है, तो टोटल हमारे पास फर्मियोन कितने हुए, 21 हो गए। और 21 फर्मियोन का अगर देखें तो 21 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एक इंटीजर तो आएगा नहीं, इंटीजर तो आएगा नहीं, हाफ इंटीजर ही आएगा। यानी इसका जो नाभिक है, इसका जो न्यूक्लियस बन रहा है वो खुद भी कैसा होना चाहिए, फर्मियोन होना चाहिए, क्योंकि फर्मियोन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका जो स्पिन होता है वो 1/2 का फैक्टर होना चाहिए। और 21 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल एक इंटीजर तो मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास इसका जो न्यूक्लियस है वो फर्मियोन होना चाहिए। जबकि ये देखा गया है कि जो नाइट्रोजन का नाभिक होता है वो बोस-आइंस्टीन को फॉलो करता है, यानी कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बोसोन की तरह बिहेव करता है, ना कि फर्मियोन की तरह। इसका मतलब ये हाइपोथेसिस गलत तरीके से बता रही है कि अंदर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ओके, क्योंकि उसके लिए जे की वैल्यू 1 आती है और 1 का मतलब बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा। नेक्स्ट आपके पास है कि कोई भी जो पार्टिकल होता है ना, अगर वो किसी रेंज में घूम रहा है तो वो जो रेंज होती है वो उसकी कॉम्पटन वेवलेंथ से कम रीजन में वो नहीं रह सकता है। इसका मतलब ये होता है कि डी ब्रोगली ने ये कहा था ना कि कोई भी पार्टिकल जो होता है वो उसके साथ में क्या चलती है, वेव चलती है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल जो होता है वो अपनी वेवलेंथ, उसकी खुद की जो वेवलेंथ होती है उससे अगर कम रीजन उसको दिया है तो उसमें वो नहीं रहेगा। मतलब वेवलेंथ से तो ज्यादा रीजन ही उसके पास होना चाहिए, वो उसमें रहेगा। और कॉम्पटन वेवलेंथ आपने कॉम्पटन किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अगर कॉम्पटन इफेक्ट आपने पढ़ा है तो कॉम्पटन वेवलेंथ का फॉर्मूला कितना आया था, H/m0c आया था। तो ये रहा H, ये रहा इलेक्ट्रॉन का मास और ये रहा C। यहाँ से अगर लैम्डा निकालें तो कितना आ रहा है, 244 फर्मी। जब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कितनी आ रही है, 244 फर्मी। इसका मतलब 244 फर्मी से अगर कम रेंज हुई तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसको 244 फर्मी से तो ज्यादा चाहिए। जबकि हम नाभिक का देखते हैं कुछ फर्मी ही होता है, मतलब 2 फर्मी, 3 फर्मी, 4 फर्मी। तो इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में रहेगा
तो बहुत कम रेंज में रह रहा है, 244 फर्मी जितना उसको एरिया चाहिए या रेंज चाहिए तो नाभिक से बाहर निकल जाएगा, राइट। क्यों, तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसका जो डायमीटर होता है, क्योंकि वो उस लैम्डा से बहुत कम आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में नहीं रह सकता है। ठीक है, एक ये रीजन समझ में आ गया। इसके हिसाब से पाउली ने ये कहा था कि बीटा माइनस जो डीके होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस जो है वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाई थी। ये लाइन आपको समझ में आएगी जब हम बीटा डीके पढ़ेंगे। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, उसको ये समझा नहीं पाई थी हाइपोथेसिस। और ये लास्ट वाला भी सेम ही बोल रहा है कि बीटा डी के जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो बीटा माइनस जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, और एक बीटा प्लस डी के जिसमें पॉजिट्रॉन निकलता है। जो बीटा माइनस होता है उसमें एंटी न्यूट्रिनो निकलता है साथ में, और जो बीटा प्लस डी के होता है उसमें न्यूट्रिनो निकलता है। ना तो वो एंटी न्यूट्रिनो के इमिशन को समझा पाई, ना ही वो न्यूट्रिनो के इमिशन को समझा पाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये काफी इसके कुछ रीजंस है, इसकी वजह से ये रिजेक्ट हुई। अब अगर ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो सेलेक्ट होने वाली फिर बाद में दूसरी हाइपोथेसिस आई, ये आई प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। ये इसको हाइपोथेसिस नहीं तो हम थ्योरी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट हो गई थी तो, है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जब पता चल गया कि इतने सारे रीजंस है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, तो बाद में हमें क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रॉन को हटाओ, न्यूट्रॉन है उसके अंदर, है ना। तो ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद में समझ में आ गया, और ये एक्सेप्ट क्यों हुआ उसमें चलते हैं हम। ठीक है, तो पहले इस हाइपोथेसिस के हिसाब से देख लेते हैं कि इस हाइपोथेसिस के हिसाब से एक नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन होने चाहिए और कितने न्यूट्रॉन होने चाहिए, राइट। तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसके हिसाब से अगर कोई ए द्रव्यमान संख्या और Z एटॉमिक नंबर वाला न्यूक्लियस हमारे पास है, तो उसमें Z प्रोटॉन होंगे और A माइनस Z इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, A14 होता है, Z7 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होना चाहिए, Z प्रोटॉन होने चाहिए। Z कितना है, 7, तो 7 तो प्रोटॉन होंगे। और A माइनस Z न्यूट्रॉन, यानी 14 माइनस 7 कितना, 7, तो 7 उसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, तो 7 प्रोटॉन होंगे और 7 न्यूट्रॉन होंगे। यूरेनियम का भी दे रखा है और लेड का भी दे रखा है, ठीक है, वो आप देख लीजिए। अब सबसे पहले ये जिन जिन चीजों में पुरानी वाली हाइपोथेसिस फेल हो गई, वो सारी उन सब में ये कैसे सक्सेसफुल रहा थ्योरी, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला था कि न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम, है ना, नाइट्रोजन से हमने देखा था। तो नाइट्रोजन से हमने यहाँ पर देखा था, तो नाइट्रोजन में ए की वैल्यू कितनी होती है, 14 है, राइट। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की टोटल नंबर कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि इस हिसाब से हमारे पास Z प्रोटॉन होने चाहिए और A माइनस Z न्यूट्रॉन होने चाहिए। तो नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे, 7 प्रोटॉन हो जाएंगे और 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 न्यूट्रॉन। तो 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, तो कितने हो गए टोटल, 14 आपके पास न्यूक्लियॉन्स हो गए, है ना, 14 न्यूक्लियॉन्स हो गए। और हमें पता है अगर प्रोटॉन का भी जो एंगुलर मोमेंट होता है वो h क्रॉस बाई 2 पाई का मल्टीपल हो गया, या 1/2 समझ लो, 1/2 1/2, तो 14 हमारे पास यानी इवन नंबर हो गया। और हमने देखा है कि जब भी a की वैल्यू इवन होती है तो उसके लिए जो j आता है वो कितना आता है, इंटीजर आता है, और नाइट्रोजन के लिए कितना आता है, 1 आ रहा है। सक्सेसफुल इसका मतलब, है ना। तो आपके पास कितना आ रहा है, जे की वैल्यू 1 होती है और इसका पूर्ण गुणक होना चाहिए, तो ये तो करेक्ट हुआ। हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी से देखते हैं, तो वही चीज करेंगे, डेल्टा एक्स तक रहेगा कौन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू तो 10⁻⁻14 रहेगी, यहाँ से डेल्टा पी निकालेंगे तो सेम 10⁻⁻20 आएगा। उसके बाद एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी का ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, और आप अगर एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ध्यान से देखिए, हमने कुछ मिस कर दिया क्या इसमें, ओके, 78 79, जस्ट अ मिनट, पेज नंबर, ओके ये 70, ठीक है, 79 दो बार आ गया मतलब ये पेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ तक आ गए ना अपन, अब 80 पेज नंबर पे जाना, ये रहा 80। कैलकुलेशन देखो, ये रहा P, ये रहा C, ये रहा, अगेन आपके पास कितना आ जाएगा, वही P² C² कर रखा है। और इस बार ये मास देखो, रेस्ट मास प्रोटॉन का लिया है, ध्यान रखना प्रोटॉन का लिया है, तो जिसको रखा है, सॉल्व करेंगे,
इसमें क्या हो रहा है फर्स्ट, क्योंकि सेकंड वाला टर्म इस बार बहुत ज्यादा हो गया तो सेकंड के कंपैरिजन में फर्स्ट वाला नेग्लिजिबल हो जाएगा, और सेकंड वाले को ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है, इससे जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वही आपको न्यूक्लियस से जब न्यूट्रॉन निकले थे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच हुई है। इसका मतलब जो न्यूट्रॉन है वो तो अंदर हो सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट, बिल्कुल सही बात है। हमने देखा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ही मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो म्यू एन के ऑर्डर का होगा, क्योंकि जो प्रोटॉन का मास होता है और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो लगभग बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास से ये बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो बहुत ज्यादा आता है। अब क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, या तो प्रोटॉन है या तो न्यूट्रॉन है, तो दोनों में से कोई भी कैंसिल आउट हो, बचेगा तो या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन ही बचेगा, तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट ही नाभिक का मैग्नेटिक मोमेंट होगा और एक्चुअल में ऑर्डर वही आता है। ठीक है, तो ये भी एक्सप्लेन सही हो रहा है क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। फिर बात जो हमने अलग से जो रीजन पढ़े थे उनमें भी देख लीजिए। पहला कि न्यूट्रॉन का जो साइज है वो प्रोटॉन के साइज के इक्वल होता है, मास भी बराबर होता है, तो संभावित है कि दोनों साथ में रह रखे हैं। न्यूट्रॉन की जो कॉम्पटन वेवलेंथ है अगर वो निकालते हैं तो 1.3 फर्मी होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज भी इसी ऑर्डर का होता है, तो न्यूट्रॉन इसमें रह सकता है। बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके के अंदर आपके पास इस डीके को एक्सप्लेन कर पाता है। क्यों? क्योंकि देखो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और आपके पास बीटा माइनस निकल गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है और बीटा प्लस निकल गया, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रोल आया ही नहीं, वो कन्वर्जन नहीं हो रहा है। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल जो होता है वो बेसिकली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है, और नाभिक से अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है और नाभिक के अंदर अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हुए तो चांसेस है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके बाहर निकल गए और बाहर हमें क्या दिख रहा है, अल्फा पार्टिकल। जबकि पहले वाली हाइपोथेसिस के हिसाब से अगर देखें तो नाभिक के अंदर अगर अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, और क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रॉन है तो उस हिसाब से अल्फा पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, जबकि अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें नहीं करने हैं। इसके बाद देखो हमारे पास क्या आ रहा है, यस, बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी को समझते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? देखो मान लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसमें हमारे पास है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से ये आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम इनको बाहर से एनर्जी देते हैं तो उस एनर्जी से इनके बॉन्ड टूटते हैं। टूटने के बाद मान लीजिए एक प्रोटॉन बिखर गया, आइसोलेट हो गया, दूसरा प्रोटॉन बिखर गया, आइसोलेट हो गया, और ये 4 अलग अलग पार्टिकल बन गए। लेकिन इन चारों को अलग अलग पार्टिकल बनाने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी, और वो एनर्जी मान लीजिए है कैपिटल बी। ठीक है, कैपिटल बी एनर्जी देने से 4 अलग अलग आइसोलेटेड पार्टिकल आ गए। तो ये जो बी होती है ये क्या होती है, ये इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या देंगे, किसी न्यूक्लियस को उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं उनमें डिवाइड करने के लिए, कंपोनेंट में डिवाइड करने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए इन चारों का मास, ठीक है, माइनस न्यूक्लियस का मास, और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आइंस्टीन ने बोला था इज इक्वल टू कितना होता है, एमसी स्क्वायर। और इन चारों का मास ऑब्वियसली न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होगा। क्यों हम ऐसा बात बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमने एनर्जी दी है, एनर्जी देने के बाद ये 4 बने हैं, इसका मतलब इन चारों के अंदर ही तो एनर्जी तो कंजर्व रहती है हमेशा, यानी वो एनर्जी जो है जो हमने दी थी वो कहाँ गई, वो इन चारों के पास ही तो आई है, तो चारों का मास लेना पड़ेगा। तो सपोज 4 प्रोटॉन है तो 4 प्रोटॉन, सॉरी 2 प्रोटॉन थे तो 2 mp, 2 न्यूट्रॉन हो गए 2mn, ये तो हो गए 4 कंपोनेंट, इनका मास, माइनस जो न्यूक्लियस है मान लीजिए उसका मास कितना था, कैपिटल एम, और इसको मल्टीप्लाई कर दो सी स्क्वायर से, तो ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी का। तो लेट मी शो यू, ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी है तो ZMP, यानी Z प्रोटॉन थे मान लीजिए, A माइनस Z न्यूट्रॉन थे, तो दोनों का टोटल किया माइनस ये न्यूक्लियस का मास हो गया, और इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई। डेफिनेशन क्या है, किसी न्यूक्लियस को उसके कंपोनेंट न्यूक्लियॉन्स में डिवाइड करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे।
तो Z प्रोटॉन और A माइनस Z न्यूट्रॉन। इसका मतलब है कि अगर हमने इसको तोड़ा तो हमें एनर्जी देनी पड़ी। इसी तरह से ये 4 कंपोनेंट जो है, अगर इसका मतलब इन्फिनिटी से आके इनको मिलाया जाता है तो इसका मतलब जितनी बाइंडिंग एनर्जी है उतनी की अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी। तोड़ने के लिए अगर बाहर से देनी पड़ रही है तो मिलाते टाइम पे उतनी एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए, बस। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है उसे हाइड्रोजन के मास के फॉर्म में लिख दिया जाता है कई बार, क्योंकि एक जो हाइड्रोजन होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन के सामने तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक हाइड्रोजन को हम क्या मान सकते हैं, एक प्रोटॉन के बराबर मान सकते हैं। तो जहां आपने MP लिखा है वहां आप MH लिख देंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन का फॉर्मूला ये आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है। अब हमने चैप्टर 1 के अंदर AMU का कन्वर्जन पढ़ा था। ठीक है। तो AMU जो होता है E=mc² का अगर यूज करें तो जो AMU वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ये आप देख लीजिएगा 931.5 MeV/c² के टर्म में आती है वो। ठीक है। अब हम यहाँ पर बेसिकली ये जो डिफरेंस आ रहा है ना मास में, c² को हटा दिया जाए तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें हुआ क्या, उसमें प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास और माइनस न्यूक्लियस का मास, ये जो मास में डिफरेंस आया है इसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। तो ये देखिए ZMH और ये A-ZMN माइनस M, इस डेल्टा M को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। और जब इसे c² से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाती है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला है कि मास डिफेक्ट को बाइंडिंग एनर्जी से मल्टीप्लाई कीजिए, और बाइंडिंग एनर्जी जो है वो 1 AMU किसके बराबर होती है, 931.5 MeV/c²। तो अगर इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है जो आपको एग्जाम के हिसाब से तो करना चाहिए। मास डिफेक्ट बेसिकली कुछ नहीं है, तो ये रहा मास डिफेक्ट का फॉर्मूला जो अभी अभी हमने पढ़ा था, ये रहा MP के टर्म्स में और ये रहा आपके MZ के टर्म्स में। और बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए केवल डेल्टा M को आपको c² से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आइंस्टीन का फॉर्मूला होता है E=mc², राइट। और AMU में करना होता है तो आपको 931.5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपके पास ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा कि किसी भी एटम के अंदर पीरियोडिक टेबल में देखा होगा उसका जो एटॉमिक नंबर होता है या उसका जो मास नंबर होता है, मास नंबर तो एक इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है। लेकिन उसकी जो वैल्यू AMU में दी जाती है वो पॉइंट्स में होती है। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम का देखो, लिथियम का आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये आपको दिया हुआ होगा उसका M की वैल्यू, जबकि A की वैल्यू हम जानते हैं 3 होता है, A की वैल्यू 3 होता है, और ये उसका मास जो होता है वो 7 होगा। लिथियम के लिए 7 होगा क्योंकि 3 तो प्रोटॉन ही हो जाएंगे उसमें और 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन, तो कितना हो जाता है 7। तो A की वैल्यू कितनी होती है लिथियम के लिए, 7 होती है, जबकि M की वैल्यू कितनी जाती है 7 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये पॉइंट समथिंग समथिंग का जो डिफरेंस होता है आपको क्या करना है, M में से A को माइनस करना है और A से डिवाइड करना है। तो ये जो डिफरेंस आता है या जो रेशो आता है उसे हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। लिथियम के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन का कुछ ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर 20 से कम वाले जो एलिमेंट है, मतलब जिन्हें हम लाइट एलिमेंट बोलेंगे, उनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव पाया गया है। 180 और 20 के बीच की जो रेंज है उसके लिए नेगेटिव पाया गया है, और 180 से ज्यादा वालों के लिए फिर से पॉजिटिव पाया जाता है। और जो कार्बन होता है वो रेफरेंस लिया जाता है। कार्बन के लिए ये वैल्यू आपको बिल्कुल 12 मिलेगी, पॉइंट्स में भी नहीं मिलेगा। तो कार्बन के लिए 0 आता है क्योंकि इसके लिए M और A की वैल्यू सेम आती है। क्लियर। चलिए, उसके बाद हमारे पास आता है यस बाइंडिंग एनर्जी का A के साथ वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विथ मास नंबर B और A में रिलेशन। ये जो B होती है वो क्या होती है कि किसी न्यूक्लियस के अंदर मान लीजिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हो गए, 4। उन 4 को तोड़ने के लिए, चारों को अलग करने के लिए आपने सपोज एनर्जी दी है 10 जूल, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दे रही हूं कि 4 न्यूक्लियन थे, चारों को तोड़ने के लिए आपने एनर्जी कितनी थी 10 जूल। तो एक को तोड़ने के लिए कितनी गई आपकी 10 को 4 से डिवाइड करोगे। नाउ दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन का मतलब होता है सिर्फ पूरे न्यूक्लियस में से केवल एक न्यूक्लियन को रिमूव करने के लिए दी गई एनर्जी, तो वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गई। इसे मान लीजिए हम B बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो B बार का फॉर्मूला कितना आएगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी 10 जूल थी, वो मान लीजिए B है, और A नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आपके पास कितना होता है मास नंबर,
तो बी बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम बोलते हैं बी बार। तो यहाँ पर देखो ये रहा फॉर्मूला बी बाय। ठीक है, इसे हम स्पेसिफिक यानी विशिष्ट बंधन ऊर्जा भी कहते हैं, स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, या एवरेज बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हीलियम का यहाँ पर केस दिया हुआ है, हीलियम के लिए जो बी बार होता है वो कितना होता है आपके पास, हीलियम की टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है 28.28, और हीलियम के अंदर आपके पास कितना, यहाँ पे हीलियम 4 लिया हुआ है, यानी कि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हो गए 4। तो अगर मुझे बी बार की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 28.28 में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 4 से करते हैं तो कितना आता है 7.07। तो 7.07 जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। अब किसी एटम या न्यूक्लियाई का जब देखा जाता है कि कोई न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है, तो कोई भी न्यूक्लियस जिसके लिए बी बार की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो स्टेबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बी बार कौन सी एनर्जी है, उसके एक न्यूक्लियन को तोड़कर अलग करने के लिए जो एनर्जी आप दे रहे हो वो बी बार है। अगर कोई न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ तो ऑब्वियसली उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जितना ज्यादा बी बार की वैल्यू होती है उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल माना जाता है। अब एक ग्राफ प्लॉट किया गया, जब ग्राफ प्लॉट किया गया बी बार का ए के साथ, किसके साथ, बी बार का ए के साथ, तो एक्सपेरिमेंटल एक ग्राफ आया, लेट मी शो यू द ग्राफ, ये रहा ग्राफ, ये रहा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो आपको यहाँ पर वाई एक्सिस पे दिख रहा होगा बी बाय ए, यानी कि ये तो है बी बार, और इधर आपको दिख रहा होगा ए की वैल्यू 0 से शुरू होकर 240 तक जा रही है। ग्राफ जो आपको दिख रहा होगा इनिशियली देखो 0 से बढ़ा, 0 से बढ़ के 4 तक तो वो पीक पे गया, 4 के बाद वो वापस नीचे आया और 8 पे फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर 12 पे ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर वो, तो इसका जो ग्राफ, और आप देख पा रहे हो कि बीच में एक रेंज ऐसी भी है जब इसका ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट इस तरह से है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली तो सीधी लाइन नहीं है, ऑलमोस्ट है। तो ऑलमोस्ट जब भी कोई ग्राफ ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसपे जो y की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, करेक्ट, और y पे हमारा क्या है, b बार है, यानी कि जो मिड रेंज होती है, मिड रेंज में आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, मिड न्यूक्लियाई जो होते हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है इसके कुछ ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान रखने हैं, है ना। पहला ऑब्जर्वेशन देखो, a लेस देन 20 यानी जो लाइट न्यूक्लियाई है उसमें हमने देखा 4, 8, 12, 16, 20, और ये कौन कौन से हैं, 4 कौन सा होता है हीलियम का, 8 पे कौन सा होता है बेरिलियम, 12 पे कौन सा होता है कार्बन, 16 पे कौन सा होता है ऑक्सीजन, और 20 पे कौन सा होता है नियोन। इनके लिए जो b बाय a की वैल्यू है वो अपने दोनों साइड में आसपास के जो न्यूक्लियाई है उनसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ ऐसे आ रहा था, ये 4 पे है, ये 8 पे है, ये 12 पे है, तो 4 वाला देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले से भी ऊपर आ रहा है ये, और राइट हैंड वाले साइड पे भी ऊपर आ रहा है, इसका मतलब अपने लेफ्ट और राइट वालों से इसका जो बी बार है वो ज्यादा है, इसका मतलब ये अपने आसपास वाले न्यूक्लियाई से ज्यादा स्टेबल है, करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इनकी वैल्यू अपने पास के जो न्यूक्लियाई हैं उनसे ज्यादा होती है, इसलिए इससे ये पता चलता है कि इनके अंदर न्यूक्लियन जो होते हैं वो सर्वाधिक बंधन में यानी ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, एक दूसरे से ज्यादा अच्छे से बंधे हुए होते हैं, ताकि उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और वो स्टेबल हो गए, तो ये अपने आसपास के नाभिकों की तुलना में ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड में देखिए, सेकेंड वाला कह रहा है कि हमें इसमें ये दिखाई देता है कि a इक्वल टू 2 से a इक्वल टू 20 तक हमें 4, 8, 20 तक स्पीड से इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट क्यों बोला इसने, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक बड़ा, फिर ऊपर बड़ा, फिर ऊपर बड़ा, फिर ऊपर बड़ा, तो ये जो पीक्स है ये पीक बढ़ती जा रही है। ये पीक कहाँ तक बढ़ती है, आयरन 56 तक तो पीक बढ़ती है, उसके बाद ग्राफ नीचे आता है, कैसे, लेट मी शो यू। ये देखिए ये पीक आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही होगी, उसके बाद ग्राफ नीचे आ रहा है, तो ये जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ये आयरन पे जाती है 56। तो ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, a इक्वल टू 56 यानी कि आयरन जो कि 26 नंबर पे है उसके लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, और वो कितनी होती है 8.8 MeV प्रति न्यूक्लियन होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आयरन 56 है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में भी ग्राफ नीचे जा रहा है और उसके राइट साइड में भी ग्राफ नीचे जा रहा है। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखिए, जब 56 से आगे जाते हैं तो वापस बी बार की वैल्यू डिक्रीज होती है और यूरेनियम तक
मिनिमम घटते घटते उसकी वैल्यू 7.6 हो जाती है, 0 नहीं होती है। तो ग्राफ में देखो एक बार, यूरेनियम तक हमारे पास ये देखिए, यहाँ पे यूरेनियम 238 होता है, 240 तक दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये 7.6 पे होता है, यहाँ पे आयरन है तो 8.8 है, तो ये डिक्रीज होते होते 7.6 पे आ जाता है, कहाँ तक, यूरेनियम तक। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया हमें। फोर्थ पॉइंट देखिए, बी बाय ए के जो ग्राफ है उससे हम ये कह सकते हैं कि 16 के बाद बी बाय ए का मान लगभग समान सा रहता है और उसकी वैल्यू होती है 8। ठीक है, ये क्यों बोल रहा है, ये बिल्कुल अभी जो मैंने आपसे बताया कि ये ग्राफ इस तरह से बढ़ता है, ये यहाँ पे जो लास्ट पीक होती है वो 16 पे होती है, 4 पे, 8 पे, 12 पे, 16 के बाद वो ग्राफ ऑलमोस्ट स्टेबल आ जाता है और फिर डिक्रीज होता है। तो हम ये कह सकते हैं 16 के बाद में जो बी बाय ए का ग्राफ होता है वो कांस्टेंट होता है और ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8। इसके बाद बढ़ता है वो 8.8 पे आता है आयरन पे। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखिए, यह ग्राफ मोटे तौर पर हमें ये बताता है कि अगर हम 150 से आगे चले जाएं या 20 से नीचे आ जाएं तो जो हमें न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलती है वो अपने बीच वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं उनकी तुलना में कम होती है। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है कि आपको जो ग्राफ इस तरह से मिला था, एक मिनट है ना, इस तरह से लगभग लगभग, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये मान लीजिए 20 है और ये मान लीजिए 150 है, तो इस 150 के बाद भी बाइंडिंग एनर्जी घट रही है और 20 से पहले भी घट रही है, यानी कि यहाँ की बाइंडिंग एनर्जी कम है और यहाँ की बाइंडिंग एनर्जी कम है बीच वालों की तुलना में, बीच वालों की ज्यादा है, तो बीच वाले ज्यादा होने की वजह से बीच क्या हो गए, स्टेबल हो गए। इधर कम है तो ये अनस्टेबल है और इधर भी कम है तो ये भी क्या हो गए, अनस्टेबल। तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं। दो तरह के प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अगर किसी न्यूक्लियाई को, न्यूक्लियस को स्टेबल होना है तो उसे लेफ्ट हैंड साइड से निकल के, मतलब अगर वो 20 से कम में हल्के वाले हैं तो उनको मिड रेंज में आना चाहते हैं, मिड रेंज में आते ही वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में यानी 20 से कम वाले क्या करते हैं कि दो न्यूक्लियस मिलके अपना ए जो है वो बढ़ा लेते हैं, दो न्यूक्लियस मिलके अपना ए जो है वो बढ़ा लेते हैं और बढ़ा के वो मिड रेंज में आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें दो हल्के नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाए। इसी तरह से बहुत हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं जैसे यूरेनियम, वो अनस्टेबल है, उसको अगर मिड रेंज में आना है तो उसको ए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो वो क्या करता है, टूटता है। तो ये होता है फिशन, विखंडन, न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन। इसमें क्या होता है, एक हैवी भारी नाभिक जो होता है वो दो लगभग बराबर के न्यूक्लियाई में टूटता है और दोनों ही क्या आते हैं, मिड रेंज में आ जाते हैं। तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए दो तरह के प्रोसेस होते हैं और हल्के वाले क्यों कर रहे हैं, वो जुड़ेंगे और जो भारी वाला होता है वो टूटेगा। तो मैं दिखा देती हूँ आपके पास, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यूरेनियम है, किसी विधि से अगर मध्य क्रम में यानी मिड रेंज वाले नाभिकों में उसे विखंडित कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो इससे बी का मान बढ़ जाएगा और हमें एनर्जी भी मिलेगी, इसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। ये फिशन समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर बहुत हल्के नाभिक हैं तो उनको किसी तरह से अगर जोड़ दिया जाए तो भी उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी और इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, इसे हम संलयन कहते हैं। तो ये भी समझ में आ गया। अब इसके अलावा क्या होता है कि इस पूरे प्रोसेस में कुछ पर्टिकुलर नंबर होता है। अगर किसी नाभिक में या तो प्रोटॉन की संख्या या तो न्यूट्रॉन की संख्या, अगर मान लीजिए 2 है, 8 है, 20 है, 28 है, 50 है, 82 है, 126 है, ये स्पेसिफिकली अगर ये नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए गए हैं तो ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि वो नाभिक अपने आसपास वाले नाभिकों की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए इस नंबर को हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। कारण सिर्फ इतना है कि इसके अंदर इवन नंबर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इवन नंबर में होते हैं, तो अच्छे से पेयरिंग हो जाती है, कोई अकेला नहीं बचता है। अकेला जब बचता है तो वो अनस्टेबल करता है न्यूक्लियस को, क्योंकि देखो अगर कोई अकेला बचेगा उसको तोड़ना बहुत आसान है, तोड़ के बाहर निकाल देना बहुत आसान है, और जो पेयरिंग हुई भी रहती है उनको तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो इसलिए हमारे पास P और N अगर दोनों ही मैजिक नंबर हो, तो अगर मान लीजिए प्रोटॉन भी मैजिक नंबर में है, न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर में है, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि हीलियम और ऑक्सीजन, ये 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। लास्ट प्रोबेबली है कि इसकी गणना से पाया गया है कि सर्वाधिक स्थायित्व वाले हल्के नाभिकों में, हाँ मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है उनका डिवाइडेशन हाफ हाफ होना चाहिए, जैसे A/2 है।
हल्के नाभिकों में और भारी नाभिकों में देखा जाता है कि जो न्यूट्रॉन का रेशो होता है वो प्रोटॉन का 1.5 टाइम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? देखो देखो हम चाहते हैं कि हल्के नाभिकों में तो समझ में आ गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है अगर इक्वल नंबर हुआ तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन भारी नाभिकों में ये इक्वल नंबर क्यों नहीं होता? भारी नाभिकों में न्यूट्रॉन को बोला है कि प्रोटॉन की संख्या का 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए, 1.5 टाइम्स होना चाहिए। क्यों? इसका मतलब न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा होना चाहिए। एक्चुअली जो न्यूट्रॉन होते हैं उनमें आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन नहीं लगता है, कूलम का फोर्स नहीं लगता है। तो अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए तो अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, और क्योंकि वो हैवी न्यूक्लियाई है, हैवी न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई प्रोटॉन यहाँ पर है और कोई प्रोटॉन यहाँ पर है तो इनके जो बीच की दूरी होती है वो न्यूक्लियर रेंज को पार करके कूलम रेंज में चली जाती है। और अगर कूलम रेंज में चली गई तो रिपल्शन होगा, और अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन लग गया तो इसके बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान होगा, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसलिए प्रोटॉन की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन जो है उसकी संख्या ज्यादा रखी जाती है। दैट्स इट। आई जस्ट होप कि ये खत्म हो गया हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती और कोई टॉपिक। ठीक है, ओके आगे एग्जाम्पल ही है जो हमें नहीं करना है। इसके बाद देखिए, तो ये पूरा था हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ, जो एग्जाम में आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करने को आएगा। इसके बाद देखते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। किसी नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम ये सोचे कि न्यूक्लियस जो है वो तो बहुत ही छोटा सा है और प्रोटॉन के बीच में तो रिपल्शन लगना चाहिए, रिपल्शन की वजह से वो इतना पास में क्यों है? तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब प्रोटॉन दूर होते हैं तो उनमें बीच में रिपल्शन लगता है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, उससे ज्यादा नजदीक ये आ जाते हैं, तो फिर इनका जो कूलम रिपल्शन होता है उससे भी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगने लग जाता है, जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। लेकिन इस न्यूक्लियर फोर्स की कंडीशन ये होती है कि दोनों प्रोटॉन के जो बीच की दूरी है बहुत कम होनी चाहिए। अगर आपने दूरी बढ़ाई तो कूलम फोर्स लगेगा, दूरी कम कर दी तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जबकि कूलम फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑफ पार्टिकल। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो, क्योंकि देखो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए, जो कि दोनों को दूर दूर रखने का प्रयास करेगा। लेकिन ये देखा गया है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन बहुत पास पास होते हैं, लगभग 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस पे होते हैं, और डेंसिटी भी ज्यादा होती है। डेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, वो बहुत ज्यादा पास पास में पार्टिकल रखे हुए हैं। 10⁻17 10⁻17 kg/m³ डेंसिटी होती है इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर कोई तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जो इतने कम एरिया में, कम वॉल्यूम में उनको बांधे हुए हैं। इसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये जो फोर्स होता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, जिसे हम कह सकते हैं कि चार्ज से इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब जो कूलम फोर्स है उससे भी ज्यादा होता है। ये नाभिक की जो रेडियस है उसी ऑर्डर में, अगर उतनी दूरी पे रखे हुए पार्टिकल है तो लगेगा, उससे ज्यादा बढ़ा दिया तो नहीं लगेगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स की। पहली देखिए, एक तो ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो मैंने बता दिया कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अगर सेम चार्ज भी है तो भी ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये अट्रैक्टिव है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसकी प्रबलता का जो मान होता है वो, अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो 100 गुना ज्यादा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और हमारे पास गुरुत्वीय बल की प्रबलता से 10⁻39 और ज्यादा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वीक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी कि ये 4 टाइप के जो फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, जो आपने एनसीईआरटी 11th में पढ़ा होगा, 4 टाइप के, उसमें न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। शॉर्ट रेंज का मैंने बता ही दिया है कि जो नाभिक के अंदर अंदर लगेगा, तो नाभिक का साइज कितना होता है? 1.5 से 2.0 फर्मी तक होता है। तो इस दूरी पर अगर रखा हुआ है तो लगेगा, और अगर मान लीजिए इसके बाद निकल गए तो फिर वो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। 2 हो गए। थर्ड वाला कौन सा है? स्पिन डिपेंडेंस। ये स्पिन पर डिपेंड करता है। स्पिन का मतलब होता है कि प्रोटॉन जो है अप स्पिन है और कोई प्रोटॉन डाउन स्पिन है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स दो अप स्पिन वाले प्रोटॉन के बीच में लगने वाले फोर्स से अलग होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो स्पिन होता है उस पर डिपेंडेंट होता है ये वाला। और एक हमारे पास होता है चार्ज सिमेट्री। चार्ज सिमेट्री का मतलब इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो दो प्रोटॉन के बीच में जितना फोर्स लगेगा
दो न्यूट्रॉन के बीच में जितना फोर्स लगेगा और एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में जितना फोर्स लगेगा वो बिल्कुल इक्वल होंगे, तो चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। सेचुरेशन प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लीजिए एक न्यूक्लियन है, उसके आसपास में बहुत सारे न्यूक्लियंस है, तो क्योंकि इसकी रेंज कम होने की वजह से एक जो न्यूक्लियन अगर ये ले रहे हो तो इसके सबसे पास में जो पार्टिकल होंगे, सबसे नियरेस्ट नाइबर, सबसे पड़ोस में जो न्यूक्लियन होंगे, सिर्फ वो ही इस पे फोर्स लगाएंगे और उसके बाद वाले जो न्यूक्लियन होंगे वो इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। इसे हम सेचुरेशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये देखो, सेचुरेशन का मतलब होता है कि किसी न्यूक्लियन पर उस न्यूक्लियन के सबसे नजदीकी न्यूक्लियन जो होते हैं वो ही फोर्स लगाते हैं, दूर जो होते हैं न्यूक्लियन उनके द्वारा जो फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है। एक्सचेंज बिहेवियर क्या होता है, ये अभी मेसोन आएगा, पायोन मेसोन वाला आएगा। ये एक तरह के एक्सचेंज फोर्सेस होते हैं। एक्सचेंज के लिए अभी एक्सचेंज का मतलब क्या होता है वो देखेंगे, मतलब जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है कुछ पार्टिकल एक्सचेंज करके, तो वो देखेंगे। टेंसर कंपोनेंट ये होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे टाइप के जो फोर्सेस होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है, जिनके अंदर कुछ टेंसर फोर्सेस भी होते हैं। अब ये डिटेल से नहीं दिया हुआ है कि कौन से टेंसर फोर्स होते हैं, तो अभी के लिए आप सिर्फ फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि न्यूक्लियर फोर्स होते हैं उसके कुछ कंपोनेंट जो होते हैं वो नॉन सेंट्रल होते हैं और टेंसर फोर्स भी होते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं जाना है हमें इसमें। अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, हाँ, बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स डिटेल से दिया हुआ है कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे सबसे पहले चार्ज सिमेट्री अगर हम देखें तो मान लीजिए हम दो मिरर न्यूक्लियाई की डेफिनेशन आगे मैं बता दूंगी। मतलब एक्सचेंज होता है दो प्रोटॉन, एक में दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो उसमें जो पहले वाले के प्रोटॉन का नंबर है वो सेकंड वाले के न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर होना चाहिए और सेकंड वाले के प्रोटॉन का नंबर पहले वाले के न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर होना चाहिए। ये मिरर न्यूक्लियर होता है। तो हम दो मिरर न्यूक्लियर लेते हैं H3 और He3, हाइड्रोजन 3 और हीलियम 3। हाइड्रोजन 3 में हम जानते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन एक होगा, तो इसमें एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। और हीलियम 3 में क्या होगा, हीलियम सेकंड नंबर पे आता है तो दो प्रोटॉन होंगे और एक न्यूट्रॉन है, तो मेरा न्यूक्लियर हो गए। अब हमारे पास यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसमें जो बॉन्ड बन रहे हैं वो क्या क्या बनेंगे, एक प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है ना, ध्यान रखना। तो एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बना लेते हैं ये। तो बॉन्ड कितने कितने बन रहे हैं, एनपी और एनपी, तो दो तो एनपी बॉन्ड बन रहे हैं और एक आपके पास न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बन रहा है एन एन। जबकि हीलियम 3 में क्या हो रहा है, दो प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन हो गया आपके पास और एक न्यूट्रॉन है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एनपी और एनपी, ये तो हमारे पास कितने हो गए दो, तो दो एनपी है और एक पीपी है, एक पीपी है। तो ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड तो दोनों में कॉमन है, तो इनकी वजह से तो अगर स्टेबिलिटी आएगी तो वो इक्वल आएगी। अब फर्क सिर्फ इतना है, H3 में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का बॉन्ड है जबकि हीलियम में प्रोटॉन प्रोटॉन का बॉन्ड है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, देखो अगर H3 में आप देखो तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का बॉन्ड है, इसमें आपस में केवल अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, रिपल्शन तो नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हीलियम 3 देखें तो इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन है, इसमें यानी कि न्यूक्लियर फोर्स की वजह से तो अट्रैक्शन लग रहा है लेकिन कूलम की वजह से थोड़ा बहुत रिपल्शन भी लग रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि इसमें रिपल्शन नहीं है, और ये कम स्टेबल होना चाहिए। यानी कि अगर H3 की बाइंडिंग एनर्जी देखें हम तो वो He3 की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा आनी चाहिए और वो महज केवल कूलम की वजह से होना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो H एक्सपेरिमेंटल देखा जाता है तो H3 की बाइंडिंग एनर्जी आती है ये और He3 की आती है 7.7, दिखाई दे रहा होगा इसकी 8.4 आ रही है और इसकी 7.7, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो मैंने जो अभी समझाया वो यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हीलियम 3 की जो कूलम एनर्जी होती है वो कूलम एनर्जी, तो इसका मतलब ये अच्छा, ये डिफरेंस जो आ रहा है वो कूलम की वजह से ही आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी चेक कर लेते हैं। तो हीलियम 3 की कूलम एनर्जी निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है ये। फॉर्मूला यहाँ पर ये कहाँ से आया, इफ यू रिमेम्बर बीएससी पार्ट 1 में हमने देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर माना जाए तो उसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 3/5 kq² अपॉन आर। इलेक्ट्रॉन को अगर आर रेडियस का पूरा चार्ज माना जाए, अब हीलियम 3 है जो है, अगर उसमें हम देखें तो उसमें हमारे पास कितने हैं, दो प्रोटॉन है,
अगर एक इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी है तो एक प्रोटॉन की भी इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो एक प्रोटॉन की अगर एनर्जी इतनी है, यहाँ Q की जगह E कर दो, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम ही होता है। तो एक प्रोटॉन की एनर्जी इतनी आ रही है तो दो की कितनी आएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो रहा है 6/5। K को क्या लिखेंगे, 1/4πε0 और E²/r। तो हीलियम 3 की एनर्जी इतनी होनी चाहिए, कूलम एनर्जी, जो मैं बता देती हूँ कहाँ लिखी हुई है, ये रही है। ओके, तो अगर इसको 0.711, ये 0.711 जो आ रही है हमारे पास, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में, इसमें और इसमें आपके पास अगर डिफरेंस निकाल लें आप, तो ये रखकर अगर अपन देखते हैं तो इसकी जो रेडियस आती है वो कितनी आती है, 2.24 फर्मी होती है। और हमें पता है कि हीलियम की जो रेडियस आती है न्यूक्लियस की वो इतनी ही आती है, 2.24, जिससे कि हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी में, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, हीलियम में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कूलम रिपल्शन लग रहा है। बस यही समझाना था इसके अंदर। बाकी ये सेकंड वाला करना जरूरी नहीं है, एक एग्जाम्पल से काफी है। सेचुरेशन प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर कोई न्यूक्लियन, सेचुरेशन प्रॉपर्टी क्या थी, सेचुरेशन प्रॉपर्टी ये थी कि कोई भी न्यूक्लियन जो होता है उसको, उसके जो सबसे क्लोजली सबसे पास में जो न्यूक्लियंस है सिर्फ वही उसको अट्रैक्ट करते हैं, जो दूर वाले हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ये हम कैसे कह सकते हैं, अगर कोई न्यूक्लियन सारे न्यूक्लियनों से इंटरेक्शन करता तो जो नंबर ऑफ बॉन्ड होते वो कितने होते, A × A-1/2। कैसे, देखो मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं, A। हमें पता है कि कोई भी दो न्यूक्लियनों के बीच में ही बॉन्ड बनेगा, यानी बॉन्ड बनने के लिए आपको कितने चाहिए, 2। तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाले मेथड से आएगा, AC2। कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास यहाँ पे A⁴/2 A-2 ये नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे। A को सॉल्व करो, A × A-1 × A-2 का 2 पे लगा दिया, बाकी 3 तक खोल लिया। 2 कितना होता है, 2, और यहाँ कितना आ रहा है, A-2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो A-2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, A-1/2। इतने नंबर ऑफ बॉन्ड बनने चाहिए, और हमें पता है कि जितने बॉन्ड बनेंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो हमारे पास, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए A के। अगर A न्यूक्लियन है और A बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि देखो अगर हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड इतने बनते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आनी चाहिए, क्योंकि हर बॉन्ड अपने साथ उसको तोड़ने के लिए एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ा दिए हमने तो एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन हम ग्राफ में देख रहे हैं कि ग्राफ में अगर मिड रेंज देखें इस तरह से, तो ये जो मिड रेंज होती है इसमें ग्राफ किस किस के बीच में है, B/A वर्सेस A। यहां से अगर मिड रेंज में देखें तो B/A की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट। इसका मतलब B कितना आ रहा है, A के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो B यहाँ से, इसका मतलब जो न्यूक्लियन होगा वो सबके साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, वो केवल किसके साथ करेगा, जो उसके पास में है, जो उसके सबसे नजदीकी होंगे। क्योंकि अगर वो उसके नजदीक रहे तो ही आपके पास A नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे। क्यों, क्योंकि जितने न्यूक्लियन है उतने बॉन्ड बन जाएंगे। 4 न्यूक्लियन है तो 4 के साथ बॉन्ड बन जाएगा, 5 है तो 5 बन जाएंगे। तो B क्या आ जाएगा, A के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। अगर एक न्यूक्लियस में कोई न्यूक्लियन सभी न्यूक्लियनों से इंटरेक्शन करता तो उसमें इतने बॉन्ड बनते। लेकिन B/A के ग्राफ से दिखा है कि ग्रेटर देन 16 के लिए लगभग कांस्टेंट है, यानी B∝2A है। विच मीन्स कि जो न्यूक्लियन होता है उसकी वजह से बनने वाले जो बॉन्ड्स हैं उनकी संख्या A के प्रोपोर्शनल है। और ये तभी होगा जब उस पे केवल नजदीकी न्यूक्लियनों से ही फोर्स लगे। ठीक है, तो ये सेचुरेशन की है। स्पिन की हमें यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि ये देखा गया है कि जो ड्यूटेरॉन होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके पैरेलल स्पिन होते हैं। अगर हम इन्हें एंटी पैरेलल माने तो ऐसी सिचुएशन में P और N जो है उनको एक जगह उनको बांधकर नहीं रख सकते, जिससे ये पता चलता है कि जो फोर्स होते हैं वो स्पिन पर डिपेंड करते हैं। ये मैंने पहले ही बोला था कि अगर दो पार्टिकल ऐसे हैं और ऐसे हैं तो इन दोनों में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। और टेंसर फोर्स का डिटेल से अपन को नहीं जाना है, तो टेंसर में बस इतना देख लीजिए कि वही लाइन यहाँ पर है कि जब अगर ड्यूटेरॉन का हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो ये देखा गया है कि ये प्राप्त हुआ।
जबकि म्यू एन और म्यू पी अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास मतलब क्वाइट सिमिलर बट थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस जो आता है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो टेंसर फोर्स जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट आ रहा है, इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। चलिए, मेसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, इसमें क्या होता है यहाँ पे कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। और वो कैसे इंटरचेंज होते हैं, कुछ पार्टिकल को इमिट करके, जिन्हें हम बोलते हैं पाई मेसोन। जैसे मान लीजिए एक प्रोटॉन जो होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और साथ में एक पार्टिकल इमिट करता है जिसे हम पाई प्लस मेसोन कहते हैं। तो ये देखो, ठीक है। और बाद में जो दूसरा न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन इस पाई प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, और दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, ये देखो साथ में अब्सॉर्ब कर लिया, और अब्सॉर्ब करके ये क्या हो गया, प्रोटॉन। तो आपके पास मतलब कुल मिला के यहाँ पे हो रहा है कि एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में एक पार्टिकल इमिट करेगा जो कि पाई प्लस होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरेक्शन करते हैं तो सबसे पहले ये प्रोटॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा, पाई प्लस को इमिट करेगा, और साथ में जो दूसरा वाला न्यूट्रॉन है ये एज इट इज रहेगा। दूसरा वाला न्यूट्रॉन इस पाई प्लस को देखेगा, देख के अपनी तरफ खींच लेगा, ये दोनों मिल जाएंगे, और जब पाई प्लस और न्यूट्रॉन मिलते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोटॉन। अब ये अकेला हो गया न्यूट्रॉन, तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे न्यूट्रॉन अकेला हो गया और साथ में प्रोटॉन, यानी जो आपका ओरिजिनल प्रोटॉन था वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो चुका है और जो ओरिजिनल न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज, है ना। तो इन्होंने एक पाई प्लस मेसोन के माध्यम से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्सचेंज हो गए। सिमिलरली एक न्यूट्रॉन जो होता है जब वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वो पाई माइनस को इमिट करता है। तो ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, साथ में पाई माइनस निकला। दूसरा प्रोटॉन क्या करेगा, इस पाई माइनस को देखेगा और इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ले लेगा। जैसे ही ये उसको लेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो पाई माइनस को ले लिया और पाई माइनस को लेते ही वो न्यूट्रॉन में। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पाई प्लस के माध्यम से भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे में इंटरचेंज हो गए, पाई माइनस के माध्यम से भी इंटरचेंज हो गए, और एक और होता है पाई जीरो, पाई नॉट कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि एक प्रोटॉन और प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन क्या करता है वो पाई नॉट को इमिट करता है और प्रोटॉन ही बना हुआ रहता है, दूसरा प्रोटॉन उसको ले लेता है, फिर से उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से क्या होता है कि पाई नॉट के माध्यम से भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। दैट्स इट, इसको समझने के लिए जरूरी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पायोन का जो द्रव्यमान का आकलन है सिलेबस में नहीं है। न्यूक्लियर पोटेंशियल ज्यादा डिटेल से नहीं दिया हुआ है, पर दो तरह के पोटेंशियल जो होते हैं उनको माना जाता है। तो सबसे पहले पोटेंशियल क्यों आ रहा है, तो देखो दो न्यूक्लियोनों के बीच में जाहिर सी बात है फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है और अट्रैक्शन है। और मैंने आपसे कहा था जब भी किसी पार्टिकल पर फोर्स लगता है तो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी आती है। यहाँ पे अट्रैक्टिव नेचर का है तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये दो तरह के अप्रोक्सीमेशन से दी गई थी, और वो दो तरह के किससे होते हैं, अगर U पोटेंशियल एनर्जी है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होता है वो कितना होता है, माइनस का du बाई डी आर, हमें फॉर्मूला पता है। तो ये रहा F इज इक्वल्स टू माइनस का du बाई डी आर। अब बहुत पास में अगर ले आएंगे तो ये फोर्स यहाँ पर एक कोर होती है, ध्यान रखना यहाँ पर क्या होती है, एक कोर होती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। देखो हम न्यूक्लियस जो होता है उस न्यूक्लियस के अंदर हम ये देख चुके हैं कि हमने देख लिया कि सपोज दो पार्टिकल है, हमने बोल दिया कि बहुत नजदीक रहेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये अभी मान लीजिए नजदीक है और इनके अंदर क्या लग रहा है, अट्रैक्शन। जब इनके बीच में अट्रैक्शन लगता है तो ये एक दूसरे के पास में आते हैं, ये एक दूसरे के और पास में आते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये कभी टच नहीं करते हैं। तो जब जरूरत से ज्यादा पास में आ जाते हैं तो फिर से इनके बीच में क्या लगने लगता है, रिपल्शन। तो अब ध्यान रखना जब जरूरत से ज्यादा पास में होंगे तो रिपल्शन लगेगा, और जैसे ही थोड़ा दूरी बढ़ा दोगे तो अट्रैक्शन लगेगा। यानी जब दूर होंगे अट्रैक्शन, पास होंगे रिपल्शन। तो अब देखो अति लघु यानी बहुत ज्यादा पास ले आओगे तो रिपल्शन लगेगा और बाकी दूरियों पर आकर्षण होगा। तो इस स्थिति में दो तरह के अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर दिए गए थे और वो थे इस तरह से, एक तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल और एक युकावा पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर वेल पोटेंशियल तो ये कहता है कि हमें पता है कि जरूरत से ज्यादा अगर मान लीजिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो ग्राफ से समझाती हूँ, ये रहा
ए वाला देखो सबसे पहले, ए वाला कैसा है, पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपसे कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है, इसका मतलब वहां पे क्या लग रहा है, रिपल्शन है, रिपल्शन के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये ग्राफ देखो ऊपर बन रहा है ना, यहाँ तक ये ऊपर है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा पास में आ गए, दूरी बहुत कम हो गई है, तो इस रेंज में तो प्रतिकर्षण लग रहा है। और जैसे ही दूरी बढ़ी, ये देखो बढ़ी, तो ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया, ये नीचे शिफ्ट हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास अट्रैक्शन लग रहा है। तो ज्यादा दूरियों पर तो अट्रैक्शन, और कम दूरियों पर रिपल्शन, तो इसलिए आधा हिस्सा ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव मतलब रिपल्शन, और नीचे नेगेटिव में जा रहा है, ये है। और डॉटेड लाइन से ये दो बनाए हुए हैं, डॉटेड लाइन से बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एक बार, डॉटेड लाइन में वो जो स्क्वायर वेल और युकावा है, उन दोनों को यहाँ पर बना रखा है। युकावा तो ये कहता है, ये सॉरी स्क्वायर वेल ये बोलता है कि आपकी जो आर है, एक पर्टिकुलर वैल्यू समझ लो कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर, जैसे ही आप कैपिटल आर के अंदर गए, जैसे ही आप कैपिटल आर के अंदर गए, तब तो आपका ये न्यूक्लियर फोर्स को बता रहा है। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब स्क्वायर वेल बोल रहा है कि यू की पोटेंशियल की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी अगर आप जो है नाभिक के अंदर हो, और जीरो होगा अगर आप नाभिक के बाहर हो। तो मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है और उसकी रेडियस मैंने कैपिटल आर ले ली, तो कैपिटल आर के अंदर अगर कोई न्यूक्लियन है तब तो उस पर अट्रैक्शन लगेगा, और अगर अट्रैक्शन लगेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। तो ये देखो, इसका मतलब आप न्यूक्लियस के अंदर हो तब तो पोटेंशियल लगेगा, और जैसे ही आप न्यूक्लियस के बाहर गए, नो पोटेंशियल, जीरो। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर वेल, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, सपोज मान लीजिए यहाँ आर इक्वल टू आर है, तो ये जीरो, जीरो वाली लाइन, और उसके ये आर लेस देन आर है, ये आर ग्रेटर देन आर है। तो आर लेस देन आर में क्या है, माइनस का यू नॉट, तो ये माइनस का यू नॉट सपोज यहाँ पे है, ये देखिए, तो ये ग्राफ बनेगा। अब ये ग्राफ मैं डॉटेड लाइन में दिखाती हूँ, ये रहा, देखिए ये लाइन गई माइनस यू नॉट, फिर यहाँ आ गई, और फिर ये जीरो। ठीक है, तो लेट मी शो यू ये वाला। इसी तरह से जो युकावा है, युकावा तो ये कहता है कि आपके पास एक्सपोनेंशियली जो पोटेंशियल है, वो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के अंदर आते हो वो एक्सपोनेंशियल आएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है आपके पास इस तरह से देखिए, इस तरह से जा रहा है, ये यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाय आर और आर बाय आर। ऐसी सिचुएशन में जैसे मान लीजिए आपने कितना रखा, हाँ, ये युकावा का डेरिवेशन तो सिलेबस में है नहीं, तो दूसरा पोटेंशियल जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल है, इसे हम युकावा पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, डिटेल में मैं नहीं बता रही इसको। इसके बाद हमारे पास आता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ओके, लिक्विड ड्रॉप मॉडल हमने न्यूक्लियस का शेल मॉडल मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और अब एक लिक्विड ड्रॉप शेल मॉडल में मैंने बता दिया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, उसमें लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तरह। लिक्विड ड्रॉप मॉडल ये कहता है कि जो पानी की एक बूंद होती है, उसमें H2O के मॉलिक्यूल बहुत पास पास में होते हैं, और एक बूंद बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं H2O, उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत अच्छा खासा तगड़ा होता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है उसकी तुलना एक पानी की बूंद से की गई है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है वो एक यूनिफॉर्म, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी, कितना 10⁻17 kg/m³ वाले अनकंप्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप की तरह माना जा सकता है। इसे हम न्यूक्लियस का लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहते हैं, मतलब उसकी तुलना कर ली गई है। अब उसकी तुलना करते हुए बहुत कुछ समझा दिया गया, और वो समझाते टाइम पे एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया गया जिसे हम कहते हैं सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। तो सबसे पहले सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला क्या होता है, ये एक न्यूक्लियस को लिक्विड की ड्रॉप के बराबर मान के डिराइव किया हुआ है, इसलिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल जब भी आपके पास आए एक्सप्लेन करने, तो ध्यान रखिएगा आपको इसका डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमें किसी न्यूक्लियस का मास निकालना है, तो m का फॉर्मूला होगा ये। कैसे होगा, थोड़ी देर पहले यहाँ पर Eb बाइंडिंग एनर्जी है, थोड़ी देर पहले हमने बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला देखा था। सपोज बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, Eb, तो मैंने कहा था ना ZmH यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A माइनस ZMN नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इस मास में से उस न्यूक्लियस का मास माइनस कर लो तो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है। तो अगर इस m की वैल्यू निकालनी हो, m a z, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ZmH प्लस A माइनस ZMN माइनस का Eb। तो ये न्यूक्लियस का जो मास है वो इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, क्योंकि बेथे, और ध्यान रखना ये एग्जाम में सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला नाम से भी आ सकता है और बेथे एंड विजेकर नाम से भी आ सकता है, दोनों ही सेम चीज है। तो इन्होंने नाभिक को लिक्विड ड्रॉप मानकर उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको कुछ 5
पोर्शन से मिलकर बना हुआ मान लिया। तो ये जो EB है इसमें 5 टर्म आएंगे, EV, ES, EC, EA और EP। अब ये क्या क्या है? EV सबसे पहले देखो, सबसे पहले EV जो होती है V फॉर वॉल्यूम और E फॉर एनर्जी, तो ये हो गया वॉल्यूम एनर्जी। तो यहाँ पर बंधन ऊर्जा में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम किससे बन रहा है? न्यूक्लियोनों से ही बन रहा है, और न्यूक्लियोनों के बीच में आपस में क्या है? बॉन्ड बन रहे हैं। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम उतने ज्यादा बॉन्ड्स, उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब अगर हमारे पास ये मान लेते हैं अपन कि अगर हमारे पास तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो सैचुरेशन प्रॉपर्टी हमने देखी थी, इसका ये मतलब होता है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी ए के ही प्रोपोर्शनल आई थी, करेक्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो ए के प्रोपोर्शनल थी, और हर बंध के लिए, हर बॉन्ड के लिए कुछ एनर्जी होती है। ऐसे सिचुएशन में अगर ए बढ़ता है, ए बढ़ेगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल आनी चाहिए आपके पास? यहाँ पर देखिए ये रहा, इसका मतलब वॉल्यूम एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए के, क्योंकि जब कैपिटल ए बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब न्यूक्लियॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने का मतलब वॉल्यूम एनर्जी बढ़ रही है, जो कि बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ा रही है। तो ये प्रोपोर्शनल आएगा, इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट आ जाता है AVA। ठीक है, तो ये कहां से आया? क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू A होता है। दूसरी आती है ES, S फॉर सरफेस, E फॉर एनर्जी, सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी जो होती है हमारे पास, ये आप सरफेस टेंशन अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो सरफेस टेंशन से ही समझ में आएगा आपको। यहाँ पर आप देखो कि एक पार्टिकल जो है, एक न्यूक्लियन जो है वो सरफेस पे रखा हुआ है और एक बिल्कुल अंदर है। जो बिल्कुल अंदर है उसको सब तरफ से बराबर अट्रैक्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से उसका नेट फोर्स 0 है। लेकिन जो सरफेस पर लग रहा है उसको अंदर की तरफ फोर्स मिल रहा है, बैलेंस आउट करने के लिए पीछे फोर्स नहीं है। हल्का कौन है इसमें से? किसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी? इस पे इतने सारे बॉन्ड लग रहे हैं, तो इस अंदर वाले को तो तोड़ के बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो सरफेस वाला है उस पे 3 ही फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि किसी एक न्यूक्लियन को मुझे तोड़ के बाहर निकालना है, तो आप जो सरफेस वाला पार्टिकल है उसको तोड़ना पसंद करेंगे या अंदर वाले को? आपको पता है कि अंदर वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधा हुआ है, तो उसे हम नहीं तोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? जो पार्टिकल सरफेस पे होगा इसका मतलब वो कमजोर है। इसका मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियस का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कमजोर होगा, क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो न्यूक्लियॉन्स होंगे वो सरफेस पे रहेंगे, और अगर सरफेस पे ज्यादा न्यूक्लियॉन्स रहेंगे तो वो कमजोर होंगे और उसकी बाइंडिंग एनर्जी घट जाएगी। और हमें पता है कि जो सरफेस एनर्जी होती है, सरफेस जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास सरफेस एनर्जी होगी। तो जो ES है वो प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा ये एनर्जी होगी। लेकिन जब हम इस साइन को हटाएंगे तो हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। नेगेटिव क्यों लगाना पड़ेगा? मैं AS कर देती हूँ इंटू एरिया कर देती हूँ, सरफेस एरिया। नेगेटिव क्यों? क्योंकि जितना नेगेटिव इसलिए क्योंकि एरिया बढ़ने से हमारी बाइंडिंग एनर्जी घट रही है। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है। क्यों? क्योंकि सरफेस पे जो पार्टिकल है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि कम से कम पार्टिकल सरफेस पे रहे। तो ये देखिए ES जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है बट विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी को घटा रही है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और सरफेस एरिया कितना होता है स्फेयर का? हमने लिक्विड की ड्रॉप मान ली है, वो स्फेरिकल शेप की होती है, तो 4πr² हो जाएगा। और चैप्टर 1 में हमने देखा था कि R इज इक्वल्स टू R0 A⁻⁴ होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो ES की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ES जो है इज इक्वल्स टू माइनस का AS कांस्टेंट था 4πr², ठीक है। और आपके पास जस्ट अ मिनट, हाँ इसको अभी मत हटाओ, पहले प्रोपोर्शनल में रहने दो क्योंकि उसको इंक्लूड कर लेंगे। ES हमारे पास आया है माइनस का सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ES प्रोपोर्शनल टू माइनस का 4π, R की जगह क्या रख सकते हैं? R0 A⁻⁴ की पावर 2, ठीक है। ES प्रोपोर्शनल टू माइनस 4π, R0 का स्क्वायर बाहर ले लो और A की पावर कितना आ जाएगा? 2/3। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, R0 इन सबको मिला के A कांस्टेंट ही कर लो, तो ES इज इक्वल्स टू माइनस का AS, ये साइन वाला कांस्टेंट भी इसी में आ जाएगा, और A⁻² 2/3 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए इक्वेशन नंबर 4, ठीक है।
इसके बाद तीसरे नंबर की आती है कूलम एनर्जी, ईसी, सी फॉर कूलम, ई फॉर एनर्जी। कूलम एनर्जी क्या होती है? हमें पता है कि अगर प्रोटॉन ज्यादा बढ़ गए तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा, और जैसे जैसे प्रोटॉन ज्यादा बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका रिपल्शन बढ़ेगा, और अगर रिपल्शन बढ़ेगा तो बाइंडिंग एनर्जी घटेगी क्योंकि उनका बॉन्ड कमजोर होगा। तो ये बाइंडिंग एनर्जी को कम करता है। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी को कम करता है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। केवल अभी तक वॉल्यूम ने बढ़ाया है केवल, है ना, बाकी तो सरफेस एरिया ने भी कम किया है और इसने भी कम किया है। तो अगर मान लीजिए किसी नाभिक में उसका Ze चार्ज इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कूलम के नियम के अनुसार उसकी जो टोटल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होगा ये। अब ये फॉर्मूला गलत है इस बुक में। न्यूक्लियर फिजिक्स की एमएससी की बुक आती है, डीसी तायल, एसएन घोषाल, किसी भी अच्छी बुक में जाएंगे तो इसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। Z इंटू जेड माइनस वन नहीं है, यहाँ पे Z का स्क्वायर है, मतलब जो फॉर्मूला एक्चुअल में है वो ये है, माइनस का 3/5 के Z स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, कैसे आया बता देती हूँ। थोड़ी देर पहले बताया था कि बीएससी पार्ट 1 में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पेपर है, उसमें इलेक्ट्रॉन को अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर माना जाए तो उसकी एनर्जी आती है 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। अब हमने एक नाभिक माना है, उसका चार्ज कितना है Ze, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई Ze, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 3/5, ये के एज इट इज है, क्यू स्क्वायर की जगह आ जाएगा Ze स्क्वायर अपॉन आर, और ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि जितने ज्यादा प्रोटॉन्स हम बढ़ा रहे हैं उतना ही बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। अब यहाँ पर आर की वैल्यू रख देते हैं ये, और के की वैल्यू रख देते हैं ये। ठीक है, मतलब आर और के यहाँ पर ये है, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या आएगा, नीचे वाले आर की जगह रख दिया है, ये नीचे वाले आर की जगह रख दिया है Z इंटू जेड माइनस वन, आप हटा लेना क्योंकि यहाँ पर Z का स्क्वायर है। ठीक है, इसमें केवल ए को छोड़ दो, केवल कैपिटल ए को छोड़ दो, बाकी सारे टर्म जो हैं उनको एक कांस्टेंट मान लो, तो बाकी सारे टर्म जो हैं वो हमारे पास, अच्छा हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, जस्ट अ मिनट, यस, ये इस वाली बुक के हिसाब से Z इंटू जेड माइनस वन है, बट आई टोल्ड यू यहाँ पर Z स्क्वायर है, बट क्योंकि इसमें सारा डेरिवेशन Z इंटू जेड माइनस वन करके ही दिया हुआ है तो उससे आप उससे ही समझ लेते हैं, बट एक्चुअल में ध्यान रखना यहाँ पे Z स्क्वायर ही आएगा। तो केवल यहाँ पे Z वाले टर्म को और A वाले टर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो ये देखो Z वाले टर्म को, क्योंकि ये वाली CBH वाली बुक से ही आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, इसलिए मैं CBH वाला एक्सप्रेशन कंसिडर कर रही हूँ, बट एक्चुअल में जो MSc वाली बुक्स हैं उनके अंदर Z स्क्वायर है। ठीक है, तो रिमेनिंग जितना भी कांस्टेंट है उन सबको AC एक सिंगल कांस्टेंट में डाल दिया है, तो सिंगल कांस्टेंट हमारे पास ये आ जाएगा, और Z और A को रख दो। फोर्थ टाइप की एनर्जी जो आती है दैट इज असिमेट्रिक एनर्जी, EA। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी न्यूक्लियस में हम चाहते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऐसी सिचुएशन में जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो बराबर संख्या में होते हैं तो वो अच्छा खासा स्टेबल होता है। इन दोनों की संख्याओं में जितना ज्यादा अंतर आता है, डेविएशन जितना ज्यादा होता है, अंतर जितना ज्यादा होता है, उतना ही जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता जाता है। तो ये जो एनर्जी होती है इस हिसाब से ये क्या होती है कि N और Z में जितना ज्यादा डेविएशन होगा उस डेविएशन की वजह से ये एनर्जी क्रिएट होती है और अनस्टेबिलिटी आती है। अब अनस्टेबिलिटी आती है तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होगी तो नेगेटिव साइन तो आएगा, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है। और ये जो एनर्जी होती है ये N और Z के जो डिफरेंस होते हैं ये डिफरेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो डिफरेंस कैसे लेंगे, N माइनस Z, और इसका स्क्वायर करेंगे तो एक तो इसके प्रोपोर्शनल आएगी, और एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। तो यहाँ पर A है, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे और यहाँ पर N की वैल्यू रखें। हम जानते हैं N कितना होता है, N होता है A माइनस Z, तो जैसे ही N की जगह A माइनस Z रखोगे तो ऑलरेडी एक माइनस Z है तो A माइनस 2Z आ जाएगा और एक्सप्रेशन नंबर 6 मिल जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पे कांस्टेंट है। लास्ट हमारे पास होती है पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, युग्मन ऊर्जा पेयरिंग एनर्जी। इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि हाँ, ये देखा जाता है कि अब आपके पास जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों इवन नंबर में है या दोनों ऑड नंबर में है या एक इवन एक ऑड है, तो भी उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। और इन जनरल तीनों केसेस को कंबाइन करके ये जो पेयरिंग एनर्जी होती है इसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है ये माइनस 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 इंक्लूड किया जाता है, AP कांस्टेंट है और A रेज़ टू पावर 3/4 होता है। ठीक है, ये फर्मी ने डिराइव किया था डायरेक्टली फॉर्मूला, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इस AP की जो वैल्यू होती है वो 0 ली जाती है अगर आपके पास मास नंबर क्या है, ऑड है, यानी कि या तो Z यानी प्रोटॉन इवन नंबर में हो, न्यूट्रॉन ऑड हो,
या प्रोटॉन ऑड हो, न्यूट्रॉन इवन हो, तो इस AP की वैल्यू यानी तब इस तरह की एनर्जी का कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता है। और इसकी वैल्यू -33 नेगेटिव ली जाती है अगर दोनों ही आपके पास इवन हो, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है अगर दोनों आपके पास ऑड हो। एक समझा देती हूँ केवल, देखो जो बीच वाला केस है इसने नेगेटिव लिया है, अगर AP की वैल्यू नेगेटिव हो, और वो नेगेटिव कब है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन संख्या है। कैसे, EP की वैल्यू आपके पास आई है माइनस का AP अपॉन A⁴ और आप कह रहे हो कि AP की वैल्यू माइनस का 33.5 है जब Z और नंबर ये दोनों इवन है। तो आप देखिए अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव यहाँ पे रखोगे, एक नेगेटिव ऑलरेडी है, EP आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और EP का पॉजिटिव आने का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, और ये होना भी चाहिए क्योंकि जब दोनों इवन होते हैं तो अच्छी खासी पेयरिंग हो जाती है, कोई भी अनपेयर्ड अयुग्मित प्रोटॉन और अनपेयर्ड न्यूट्रॉन नहीं बचेगा, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो जब दोनों इवन होते हैं तो हमने पहले भी कहा है कि अच्छी खासी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए आपके पास पेयरिंग एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। और अगर दोनों, ये दोनों ही क्या होते हैं, ऑड होते हैं, दोनों ही ऑड होते हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, और जब वो पॉजिटिव यहाँ रखते हैं तो ओवरऑल नेगेटिव आता है, और नेगेटिव आता है तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब इन सबको कंबाइन कर लेते हैं तो सब तरह की एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी में ये EV, ES, EC, EA और EP सबको टोटल कर दिया तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आपके पास आ गई। ठीक है, और हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था, यानी हमारा जो मास का फॉर्मूला था, उसमें इस EB की जगह जो हमें वैल्यू मिली है वो EB की जगह रखेंगे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है किसका, उसका मास का। ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं एग्जाम में बनाना, तो वो रहने दीजिए। यहाँ पर जो AV ये सब कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज लिखी हुई है, वो वैल्यूज आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हमारे पास क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो एग्जांपल हमें नहीं करने हैं, मतलब आप लोगों को तो करने हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। अब देखिए हमारे पास वो जो फॉर्मूला में मिला था, दैट इज द सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, मास का मास निकालने का फॉर्मूला, दिस इज द सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला या बेथे-विजिकर फॉर्मूला ना, ये वाला। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, हाँ, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी हम करेंगे कल। थैंक यू सो मच एवरीवन।